दोस्तों आज जो कॉमिक सब पढ़ेंगे उसका नाम है जूनियर जेम्स बॉन्ड। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सभी धर्मों को मिलकर राष्ट्र को मजबूत बनाना है। इंदिरा गांधी। काफी पुरानी कॉमिक्स है इंदिरा गांधी के टाइम की, तो पढ़ते हैं इसको। जेम्स भैया, आपने वादा किया था कि जब जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तब आप आधुनिक शैतानी की कहानी सुनाएंगे। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं आज जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वह एकदम सच्ची है। एक मिनट जरा रुको, मैं अपनी डायरी ले आऊं। हाँ तो सुनो। करीब साल भर पहले की बात है। उन दिनों में अपने मित्र सुरजीत सिंह के यहाँ छुट्टियां बिताने खुशहालपुरी गया हुआ था। सुरजीत सिंह के घर में जेम्स, यह है मेरा मित्र राजीव। आज शाम को इसके जन्मदिन की पार्टी में जाना है। हेलो जेम्स, आज शाम को पार्टी में जरूर आना। वहाँ मेरे दो नए मित्र जावेद तथा जॉन तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं जरूर आऊंगा राजीव। तभी सुरजीत की मम्मी आती है। पाए लागू आंटी जी, गुरु महाराज तुम्हें लंबी उम्र दें। राजी बेटा, मैं तुम्हारे जन्मदिन का केक तैयार कर रही हूँ। अपनी मम्मी से कहना कि वे बाजार से केक न खरीदें। ओ आंटी, आप सचमुच कितनी अच्छी हैं। भगवान ऐसी आंटी सबको दे। थोड़ी देर बाद, अच्छा दोस्तों मैं अब चलूं। शाम को पार्टी में जरूर आना। बार, क्यों शैतान सिंह, तुमने सारी बातें सुन ली ना? हाँ, अब तुम देखते जाओ। यह शैतान कैसे इन हिंदू व सिख घरों में फूट डालता है। शाबाश, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। अगर कामयाब रहे तो माला माल कर दिए जाओगे। उसी दिन दोपहर के समय, वह राजीव के जन्मदिन का केक तैयार हो गया है। अब मैं अपने शैतानी दिमाग से काम लूं। शैतान सिंह को केक पर लगी एक मोमबत्ती हटाकर उसकी जगह मोमबत्ती की शक्ल का एक बम लगा देता है। हा हा हा। अब जैसे इस बम में आग लगेगी सब कुछ राख। आज शाम तक ये दोनों हिंदू सिख परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हा हा हा। ओह, एक काम तो मैं भूल ही गया। मुझे फ्रिज के पानी में खास दवाई मिलानी है। हे। अब जो भी इस फ्रिज के पानी को पिएगा उसे पेट दर्द शुरू हो जाएगा। अब मैं अपनी शैतानी हरकतें बंद करके बाहर निकलूं। शाम को, ओह हाय मैं मरी। ओ मम्मी, क्या बात हो गई? पता नहीं, जब से दोपहर की नींद के बाद फ्रिज का पानी पिया तब से पेट में दर्द हो रहा है। ओह, आप चिंता न कीजिए। मैं अभी जावेद के पापा को फोन करके बुलाता हूँ। वे हमारे सबसे नजदीकी डॉक्टर हैं। बार, डॉक्टर हुसैन को बुलाया जा रहा है। पेट दर्द के इलाज के लिए मुझे तुरंत दूसरा शैतानी खेल खेलना होगा जिससे सिख और मुस्लिम परिवार में दरार पड़ जाए। वाह, एक भयंकर आइडिया आ गया। अंदर, जी अंकल, मैं सुरजीत बोल रहा हूँ। मम्मी को बड़ी जोर से पेट में दर्द हो रहा है। चिंता न करो बेटे, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्या बात हो गई सुरजीत? मम्मी के मम्मी के बड़ी जोरों से पेट दर्द हो रहा है। वे कह रही थी कि फ्रिज का पानी पीने के बाद ही दर्द शुरू हुआ था। हाय, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। धैर्य रखिए आंटी, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। मैं तब तक फ्रिज का पानी चेक करूं। दूसरे कमरे में पानी में से अजीब सी गंध आ रही है। लगता है किसी ने कुछ मिलाया है इसमें। सुरजीत, इस पानी में कुछ मिलाया गया है। घर में नौकर चाकर कहाँ हैं? हमारे यहाँ तो कोई भी नौकर नहीं है। हाँ, हम अपना काम खुद करते हैं। तो कौन हो सकता पानी में मिलावट करने वाला? दूसरी तरफ डॉक्टर हुसैन की कार आ रही है। मैं तैयार हो जाऊं। अरे, यह रास्ता किसने जाम कर दिया? तभी, चुपचाप बाहर निकलो वरना। चलो मेरे साथ। आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी शैतान सिंह डॉक्टर हुसैन के सिर पर वार करता है। ओह, जिससे डॉक्टर हुसैन बेहोश हो जाते हैं। मैं अब कार में रखे डॉक्टर के ब्रीफ केस में से पेट दर्द की दवाई निकालकर उसमें जहर मिला दूं। दूसरी तरफ, हेलो, क्या क्या डॉक्टर अंकल? क्लिनिक से 10 मिनट पहले चल चुके हैं लेकिन यहाँ पर तो अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं क्या बात है। नर्स कह रही थी कि डॉक्टर अंकल 10 मिनट पहले ही क्लिनिक से निकल चुके हैं। तभी, वाह, डॉक्टर अंकल आ गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वे अपने कमरे में है। मैं जब तक उनको दवाई वगैरह देता हूँ तुम तब तक मेरे लिए कप चाय बना लाओ। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। चलो चाय बनाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। 5 मिनट बाद।
मैंने तुम्हारी मम्मी को दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, अभी वे सो गई हैं, रात तक एकदम ठीक हो जाएंगी। अंकल, आपको आने में देर कैसे हो गई थी? किसी बदमाश ने मेरी कार रोककर मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश कर दिया था? लेकिन क्यों? पता नहीं क्या बात थी। न उसने मेरी जेब से पर्स चुराया और न ही मेरी कार लेकर भागा। अच्छा, मैं अब चलूं? तुम मम्मी का ख्याल रखना। जी अच्छा। तभी फोन की घंटी बज उठती है। टिन टिन। हेलो राजीव। भाई, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता। मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, अब वे सो रही हैं। नहीं नहीं, तुम लोग पार्टी जारी रखो। घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, मैं जूनियर जेम्स के हाथों तुम्हारा केक भिजवा रहा हूँ। जेम्स, तुम यह केक राजीव के घर पहुंचा दो। मेरी तरफ से राजीव के पापा मम्मी से क्षमा मांगना। लेकिन मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि राजीव का घर कहाँ है। यह रहा उसका पता। वैसे किसी भी टैक्सी वाले को तुम कह दो कि मेहता साहब के यहाँ जाना है, तो वह तुम्हें राजीव के घर पहुंचा देगा। राजीव के घर पहुंचकर, हेलो राजीव, जन्मदिन मुबारक हो। हेलो, सुरजीत ने केक भेजा है। थैंक यू जेम्स। जेम्स, इनसे मिलो। ये है मेरे खास दोस्त जॉन तथा जावेद। हेलो जॉन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई जेम्स। हेलो जावेद, हाय। और ये है मेरे मम्मी पापा। नमस्ते। नमस्ते बेटे। क्या बात है, प्रकाश बहन क्यों नहीं आई? अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी राजीव भैया से कहिए ने कि वे जल्दी से केक काटे। सब्र करो बंटू, मैं पहले केक में लगी मोमबत्तियां तो जला दूं। मोमबत्तियों में छुपे हुए खतरनाक बम से अनजान राजीव की मम्मी एक एक करके सभी मोमबत्तियों को जलाने लगती हैं। लेकिन तभी मोमबत्ती रूपी बम में भी आग लग जाती है और धड़ाम। ओह, मैं मर गई। हाय, हाय। मम्मी, क्या हो गया मम्मी? साथ केक में किसी एक मोमबत्ती की जगह बम था। तभी जेम्स की नजर खिड़की से बाहर जाती है। कोई आदमी अंदर जाग रहा था। मैं बाहर जाकर देखूं। बाहर, ओ, शायद वह कार में बैठकर भाग गया। अंदर, मेहता भाई, मुझे अफसोस अफसोस है कि कमला भाभी अब इस दुनिया में नहीं। उसे ऐसा मत कहो। धैर्य रखो मेहता। कहीं प्रकाश भाभी ने जानबूझकर तो कहीं नहीं केक में? नहीं मेहता, कैसी बातें करते हो? भला वे क्यों ऐसा करने लगी? वे लोग मन ही मन हमारी अमीरी से जलते हैं। होश में आओ मेहता, क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। यह सब उनकी चाल थी। तभी तो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उनके घर से कोई नहीं आया है। बहाना नहीं मेहता, मैं खुद प्रकाश भाभी को पेट दर्द की दवाई देकर आया हूँ। जानते हो, पेट दर्द की वजह से उनका कितना बुरा हाल था। यह सब नाटक था। मैं उनके घर के एक आदमी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी सुरजीत के पापा सरदार गुरदीप सिंह जी ऑफिस से सीधा मेहता साहब के घर पहुंचते हैं। क्या बात है, इतनी खामोशी कैसी? मेरे घर को तब अगर ये पूछ रहे हो कि हम खामोश क्यों हैं? वाहेगुरु वाहेगुरु। मेहता, कैसी बातें कर रहे हो? हुसैन, इसे मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ, वरना मैं इसे गोली से भून दूंगा। आखिर बात क्या है? चलो दोस्त, अभी मेहता पर पागलपन का भूत सवार है। अंकल, इस वक्त आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं, आइए घर चले। रास्ते में जेम्स गुरदीप अंकल को पूरी कहानी सुना देता है। ओह, कमला भाभी की हत्या हो गई और इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। घर पहुंचकर मैं भी प्रकाश से सारी बात पूछता हूँ। अंकल, जरा धीरज से काम लीजिएगा। क्या बात हो गई जेम्स? बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। हाय प्रकाशो, हमें छोड़कर चली गई क्या? क्या बात हो गई अंकल? मम्मी? ओह, आंटी तो नीली पड़ गई। इन्होंने शायद जहर खा लिया हो। मम्मी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? धीरज रखो सुरजीत, और मुझे बताओ कि क्या आंटी डॉक्टर अंकल की दवाई खाने के बाद उठी थी? नहीं सुबह, वे तो तब से सो रही हैं। तो इसका मतलब आंटी को दवाई की जगह जहर दिया गया है क्या? हुसैन भाई ने मेरी प्रकाशों को जहर दिया था? नहीं अंकल, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। हम जासूस लोग तो बिना वजह सभी पर शक करने लगते हैं। नहीं जेम्स, मुझे पक्का विश्वास है कि यह हुसैन की गंदी हरकत है। और इस तरह शैतान सिंह हिंदू, मुस्लिम तथा सिख परिवारों में फूट डालने में कामयाब हो जाता है। ठोस सबूत न मिलने के कारण डॉक्टर हुसैन और गुरदीप सिंह को सजा भी नहीं होती। वेल्डन शैतान सिंह, तुमने सिर्फ 3 ग्रोह में नहीं बल्कि 3 डिफरेंट धर्मों में आग लगाई है। हा हा हा।
और इस महान काम के वास्ते ये रहा तुम्हारा इनाम, पूरे 50,000। धन्यवाद। दूसरी तरफ सुरजीत के घर में, अंकल मैं फिर कहता हूँ, आप सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से तीनों हंसते खिलते परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। नहीं जेम्स, अब इस विषय को दोबारा मत छेड़ो। मैं हुसैन और मेहता की दोस्ती को भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन सुरजीत को राजीव और जावेद के पास जाने से क्यों रोकते हैं? उनका क्या कसूर है? नहीं, सुरजीत उन गिरे हुए लोगों के घर कभी नहीं जाएगा, यह मेरा हुक्म है। माफ कीजिएगा अंकल, मैं भी ऐसे घुटन भरे वातावरण में नहीं रह सकता। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, सत श्री अकाल। जेम्स सुनो तो। जेम्स सुरजीत के घर से सीधा जॉन के घर पहुंचता है। हेलो जॉन, क्या बात है, बड़े दिनों से तुम सुरजीत के घर नहीं आए? इसको मैंने वहां जाने से मना किया है। क्यों अंकल? बेटा एक समय वह था जब गुरदीप हुसैन मेहता और मेरी दोस्ती की दूर दूर बेटा एक समय वह था जब गुरदेव हुसैन मेहता और मेरी दोस्ती की बातें दूर दूर तक मशहूर थी। और आज हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये तीनों आपस में कभी इस तरह लड़ेंगे। लेकिन आप उनके पास जाकर उनका दोबारा मेल करवा सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे घरों में कभी जाना पसंद नहीं करूंगा जहाँ इंसानियत का मूल्य खत्म हो गया हो। लगता है ये चारों परिवार अब कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलूं। आप लोगों को मैंने जितना समझाना था समझा दिया। गुड बाय। अगले दिन मेहता साहब के घर में। साहब, एक अज्ञात व्यक्ति यह खत दे गया है। पत्र में लिखा है, सेठ जी नमस्ते। अगर अपने बेटे राजीव की सलामती चाहते हो तो एलन के जंगल में 10,000 रुपये लेकर पहुंचो। बाकी के आदेश जंगल में पहुंचने पर मिलेंगे। और हाँ, पुलिस को खबर की तो राजीव की लाश पाओगे। तुम्हारा क्या कह गए? और इसी तरह के पत्र सरदार गुरदीप सिंह, डॉक्टर हुसैन तथा फ्रांसिस को मिलते हैं, जिनमें सुरजीत, जावेद और जॉन के अपहरण के बारे में लिखा होता है। वाहे गुरु, या अल्लाह और गॉड। कुछ ही देर में मेहता साहब 10,000 रुपये लेकर एलन के जंगल में पहुंचते हैं। अब आगे का आदेश कहाँ से मिलेगा? तभी एक आवाज उभरती है, आओ मेहता सेठ, तुम्हारा इंतजार था। तो तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मेरा राजीव कहाँ है? मैं इस गुफा के अंदर से बोल रहा हूँ। तुम इस भारी पत्थर को उठाओ तो तुम्हें गुफा के अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारा बेटा यहीं मेरे पास गुफा में है। मेहता साहब उस भारी भरकम पत्थर को एक तरफ लुढ़काने की कोशिश करने लगते हैं। ओह, यह तो बहुत भारी है। अगर पत्थर को नहीं हटा पाए तो तुम्हें तुम्हारा राजीव नहीं मिलेगा। हा हा हा। मेहता साहब दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। तभी गुरदेव सिंह भी फिरौती के 10,000 रुपये लेकर वहां पहुंचते हैं। अरे, यह मेहता यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। क्या बात है मेहता, इस पत्थर को क्यों सरकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? अपना रास्ता नापो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, गुरदीप सिंह, तुम्हारा बेटा सुजीत भी राजीव, जावेद और जॉन के साथ इसी गुफा में कैद है। तुम इस गुफा के मुंह के सामने से यह पत्थर अगर हटा सको तो तुम्हें अपना बेटा मिल जाएगा। काफी देर की मेहनत के बाद भी मेहता साहब पत्थर नहीं हटा पाते हैं। उनके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। ओह, मैं थक गया। अब मैं कोशिश करूं। गुरदीप सिंह की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हाय, यह तो हिलता ही नहीं। तब तक डॉक्टर हुसैन व फ्रांसिस भी फिरौती के 10-10 हजार रुपये लेकर वहां पहुंचते हैं। और फ्रांसिस और हुसैन, तुम दोनों के बेटे भी इसी गुफा में हैं। अगर अपने बेटों को जीता जागता देखना चाहते हो तो इस पत्थर को उठाने की कोशिश करो। गुरदीप सिंह, वहां से हट जाओ। मुझे अपने बेटे को बाहर निकालने दो। हुसैन, मेरा बेटा भी इसी गुफा में है। आओ जरा मेरी मदद करो। मदद और तुम्हारी होश में तो हो। थोड़ी देर बाद गुरदीप सिंह भी थक कर एक तरफ हट जाते हैं। डॉक्टर हुसैन तथा फ्रांसिस भी अलग अलग कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों असफल हो जाते हैं। हम चारों असफल रहे। अब अपने बेटों को भी हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम चारों असफल रहे। अब अपने बेटों को भी हमेशा के लिए भूल जाओ। पापा, मैं बचा लीजिए। हमें यहाँ बहुत डर डर लग रहा है। यह तुम्हारे बच्चों की आवाज है।
अगर अब भी हम लोगों ने मिलकर पत्थर न हटाए तो हमारे बेटे इसी गुफा में घुट घुट कर मर जाएंगे। तुम ठीक कहते हो फ्रांसिस, हमें अपने बच्चों की खातिर आपसी भेदभाव भुलाने होंगे। और अगले ही पल वे चारों उस पत्थर को उठाने लगते हैं। हाँ गुरदीप, और जोर लगाओ। तुम चिंता न करो हुसैन, पत्थर खिसक रहा है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही पत्थर एक तरफ हट जाता है। आओ, अब गुफा के अंदर चलें। गुफा के अंदर आइए आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। अरे जेम्स, तुम भी इनके साथ हो? वे अपहरणकर्ता कहाँ है जो हमारे बच्चों को उठा लाया था? हा 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 हो। माफ कीजिएगा, मैंने ही आप लोगों के बच्चों का अपहरण किया था। वैसे ही अपहरण नहीं था, क्योंकि सुरजीत, राजीव, जॉन और जावेद अपनी अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। अपनी मर्जी से? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आप चारों दोस्तों को आपस में मिलाना चाहता था। आप लोग बिना छानबीन किए ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आप बुजुर्ग लोग हमारे देश के आधार स्तंभ है। आपकी आपसी लड़ाई चाहे किसी वजह से भी हुई हो, लेकिन सुनने वाले ने तो यही समझा कि चार अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सके। अगर ये लड़ाइयाँ ऐसे ही चलती रही तो धार्मिक फूट का फायदा उठाकर स्वार्थी लोग बापू के इस देश को नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने अभी 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 देखा ही था कि जब आप लोग एक एक करके गुफा के पत्थरों उठा रहे थे तो वह नहीं हटा, लेकिन जब चारों मित्र एक हुए तो वह मुसीबत रूपी पत्थर उसी समय हट गया। ठीक इसी उसी तरह अगर हम हमेशा एक होकर चलें तो देश के दुश्मन हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब लोग मुझसे आप लोग मुझसे बड़े हैं। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ, एक खास आदमी से तो मैं आप लोगों को मिलवाना ही भूल गया। यह है शैतान सिंह, सारी मुसीबतों की जड़। इसी ने चारों घरों में आग लगाई थी। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए। उस दिन जब मैं जॉन के घर से बाहर निकला तो मुझे सड़क पर वही कार खड़ी नजर आई थी जो मैंने राजीव के जन्मदिन वाली शाम को देखी थी। उसी कार में कमला आंटी का हत्यारा भागा था थोड़ी देर बाद। तुम चिंता न करो, यह काम भी हो जाएगा। शहबाज शैतान सिंह, इस काम के लिए वह विदेशी साहब तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। जैसे कार थोड़ी दूर पहुंचती है, चुपचाप कार रोक दो, वरना। जैसे कार रुकते जेम्स शैतान सिंह के सिर पर एक भरपूर वार करता है। धड़, ओह। और अगले पल शैतान सिंह बेहोश हो जाता है। अब मैं इसे पुलिस स्टेशन ले चलूं? पुलिस स्टेशन में जब शैतान सिंह को होश आता है। हाँ, तो अब सच सच बताओ, उस श्याम मेहता साहब के घर के बाहर तुम क्या कर रहे थे? मैं वहां नहीं था। सच उगलवाना हमें आता है। दान सिंह, तुम अपना काम शुरू करो। यस सर। दान सिंह बिजली की गति से शैतान सिंह के मुंह पर तीन चार घुसे जड़ देता है। झुम झुम, ओह उफ ओए। बताता हूँ। और शैतान सिंह शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना देता है। ओ, तो कोई विदेशी गैंग हमारे देश में धार्मिक लड़ाइयाँ करवाना चाहता है। उस विदेशी बदमाश का अड्डा कहाँ है? खुशहालपुरी के सुनसान जंगल में। दूसरी तरफ सर शैतान सिंह पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। उसने उस अड्डे के बारे में भी पुलिस को बता दिया है। ओ हेल, मुझे जल्दी चीफ से बात करनी होगी। वह विदेशी बदमाश अपने चीफ से संपर्क स्थापित करता है, जिसका अड्डा हमारे देश से हजारों मील दूर है। हेलो चीफ, मैं नंबर 1616 बोल रहा हूँ। हमारे अड्डे के बारे में इंडियन पुलिस को पता चल गया है। क्या हम उनसे मुकाबला करें? तुम इडियट है। तुम जैसों को जिंदा रहना डेंजरस है। इस वास्ते मैं यहीं से एक खास बटन दबाकर तुम्हारा अड्डा खत्म कर देता हूँ, ताकि हमारे बारे में किसी को पता न चले कि हम कौन है। हा हा हा। और बटन दबाते पूरा अड्डा धमाके के साथ खत्म हो जाता है। धड़ोम। तभी जूनियर जेम्स व पुलिस भी वहां पहुंचती है। ओह, सब कुछ खत्म हो गया। शायद उन्हें हमारे यहाँ आने की सूचना मिल गई थी। और इस तरह अपने देश में धार्मिक लड़ाइयाँ करवाने वाले एक विदेशी का अंत हुआ। लेकिन भविष्य के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे शहर का एक अड्डा खत्म हुआ है। अभी न जाने पूरे देश में इस तरह के कितने और अड्डे होंगे। सर जेम्स, आज तुमने हम सब की आंखें खोल दी। हमारी आपसी लड़ाई को देखकर हम दूसरे हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई परिवारों में भी लड़ाइयाँ हो सकती थी। और इस तरह सारे गिले शिकवे बुलाकर सभी एक दूसरे के गले मिले। सबकी आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। सच भैया, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई।
अच्छा यह बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए, वरना हमारी आपसी फूट से कोई तीसरा शैतान व्यक्ति गलत फायदा उठा जाएगा। और किसी भी बात का फैसला तुरंत नहीं कर लेना चाहिए। हर बात को ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करना चाहिए, वरना ये आपसी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इस कहानी के सभी नाम, घटनाएं व स्थान आदि काल्पनिक हैं। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किससे अगली कॉमिक्स में। ये इसमें क्या आ गया, तुम्हारे कार्टून। बबलू बताओ, सरकार किसे कहते हैं? गुरुजी, वह कार जो सड़क सड़क कर चले उसे सरकार कहते हैं। वाह वाह, तुमने सारे सवाल सही हल कर दिए, तुम तो कमाल के लड़के हो। सर मैं कमाल का नहीं, जमाल का लड़का हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी कमीज दे सकते हैं? मेरे कुछ दोस्त मुझसे होली खेलने आ रहे हैं। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है।